दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये प्यारे प्यारे हमारे जो 12th कॉमर्स के हमारे प्यारे से दोस्त है उन सभी के लिए जो वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में सर आप बताने क्या वाला हो, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो 12th कॉमर्स है किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह के तरीके आपको अपनाने चाहिए आपकी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, क्या आपको एनालिसिस किस तरह की करनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरा आप हम से 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको एक जो है सेशन आज जो है शेड्यूल है शाम 8 बजे का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां पर हम आगे की जो चीज है उसके बारे में बात करेंगे 1-to-1 आप हमसे बात कर सकते हैं, प्रदीप सर, राहुल सर और हमसे। ठीक है, तो हम चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या है कैसा और किस तरह की चीजें क्या रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन गाइस। तो सबसे पहली चीज क्या है कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स की जर्नी का, कॉमर्स के ईयर का। तो बहुत इजी है दोस्तों कि आपको जो चीज है वो ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी। आपको मंथली प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको वीकली प्लानिंग करना पड़ेगा और प्लस आपको डेली प्लानिंग भी क्या करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है, किस तरह से करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अब आपको देखो ईयर लॉन्ग गोल्स करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो गोल्स है वो आपको सेट क्या करने पड़ेंगे। तो आपको 3 चीजें ध्यान में रख लेनी चाहिए जो मैं यहां पे लेकर आऊं आपके लिए। सबसे पहली चीज, आपको जो सिलेबस है आपका वो समझ लेना है कि आपके जो चारों सब्जेक्ट्स है, सारों सब्जेक्ट इन द सेंस अगर मैं बात करूं, आपका ओसी हो गया, ठीक है, आपका बुक कीपिंग हो गया, आपका इको हो गया और या फिर जिसका एसपी होगा एसपी, जिसका मैथ्स होगा मैथ्स। मेरा सजेशन रहेगा कि ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट पर मेजर फोकस ना करके, मेजर फोकस तो उस पर ही करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश पे भी आपको उतना ही फोकस करना चाहिए, और आईटी है तो आईटी पे ही आपको उतना फोकस क्या करना चाहिए। मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट पे आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश और आईटी आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वीक में 2 दिन आपको इनके लिए भी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इनके सिलेबस इतने वास्ट नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो आराम से चीजें क्या हो जाती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको एकेडमिक गोल्स जो है आपको वो आपको डिसाइड कर लेने कि पर्टिकुलरली मुझे इस साल मेजे कितना परसेंटेज क्या स्कोर करना है। क्यों करना है क्या कि जिंदगी में देखो, अगर एक चीज है कि अगर आपके लाइफ के गोल्स नहीं है, आपके लाइफ का एम नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात आप थोड़े से आलसी हो जाएंगे, आप थोड़ी सी चीजों को लिमिट लेने लगे। लेकिन अगर आप एक टारगेट सेट कर लेते हो, आप एक गोल सेट कर लेते हो कि भैया मुझे आगे चलकर मुझे इतने परसेंट का स्कोर करना है, मतलब करना है, ये तो एक डेडिकेशन आ जाता है कि नहीं भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 12th में मेरे 85, 90% क्या करना है, मुझे स्कोर करने हैं, तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा जो सपना है वो मैं कभी भी फुलफिल नहीं कर पाऊंगा इतना परसेंट क्या स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपके एकेडमिक गोल्स आपको क्या डिसाइड करके रख लेने चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, प्लान, रिविजन एंड प्रैक्टिस। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भैया मुझे कब मेरा जो है एक नया चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, कब मुझे मेरा जो प्रीवियस चैप्टर उसका मुझे रिवीजन करना है, फिर और कब मुझे ये रिवीजन करने के बाद मुझे मेरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो कॉमर्स में एक चीज है, क्वालिटी तो मैटर करता है, बट ऑब्वियसली बात है भाई क्वालिटी नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी भी सेम मायने में क्या मैटर क्या करता है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेशंस होते हैं एग्जामिनर की कि आप कुछ नहीं तो कम से कम 2 और 2.5 पेजेस का आंसर क्या आपका क्या होना चाहिए। सही बात है। तो अब उस चीज में अगर मैं बात करूं तो आपके कंटेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लिखना आपको बहुत ज्यादा पड़ता है, डिस्टिंग्विश होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो और टाइम की लिमिटेशन होती है। 3 आज में हमें पेपर भी चेक करना है, हमें सारे क्वेश्चंस भी अटेंड करने और सारे अच्छी भरपूर चीजें में लिखनी है, तो वो एक दिन में पॉसिबल होने वाला नहीं, वो एक दिन में पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो इस वजह से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की भी क्या बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जब जब आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, पढ़ के हो गया, उसके एक सर्टेन टाइम के बाद इंटरवल के बाद उसका रिविजन कर लो, रिविजन करने के बाद अब एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी क्या अपना कंडक्ट कर लो कि आप देखो कि आपको एक आंसर लिखने में कितना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड सिलेबस का मतलब क्या होता है, ये चीज मैं थोड़ा सा विस्तार में डिटेल में समझा देना चाहता हूं आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको देखो इसमें 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपको मैटर करता है कि सबसे पहली चीज चैप्टर में क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर का वेटेज कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें मुझे पता नहीं रहेंगी तो बड़ा वैसी बात है, मैं नहीं पता चल रहा है कोई एक चैप्टर है जिसका वेटेज एग्जामिनेशन बहुत कम है, मैं उसी को लेके बैठा हूं, नहीं मतलब निकलेगा कि उसमें से क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन है, दुकादा क्वेश्चन है, और जो बड़े चैप्टर्स है 27 मार्क्स के चैप्टर्स है या फिर 20 मार्क्स के चैप्टर्स है मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए आपको सिलेबस की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में लोगों की गलती क्या होती है
कि वो लेटर राइटिंग ये वो सब करते रहते हैं। भाई नहीं है लेटर राइटिंग यार, आप समझो आपको सिलेबस में है कि आपको क्वेश्चंस क्या अटेम्प्ट करने हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन क्या करनी है। इतनी चीजें क्लियर हो गए। सेम एसपी की भी बात करूंगा, इको की भी बात करूंगा, बीके की भी बात करूंगा, समझ में आ गया, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर मंथली प्लानिंग। अब मंथली प्लानिंग क्या है, आप मंथली प्लानिंग में क्या करना है, मतलब पूरे महीने का। अब आपको क्या करना है, महीने के स्टार्टिंग में ही या फिर पर्टिकुलर जो प्रीवियस मंथ है उसके महीने के एंड में। अब एंड में आपको क्या करना है, आपका पूरा बोझा बिस्तर आपको लेके बैठना है। अब लेके ये बैठना है कि अब वीक में कितने वीक्स होते, इस महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। उन 4 वीक्स में अगर मैं बात करूं तो 7 डेज होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम वीक्स की बात करेंगे, फिर डेज की बात करेंगे। अब यहां पे मुझे ये देखना है कि मुझे इन 4 वीक में सबसे पहली चीज मुझे कौन सा सिलेबस क्या कंप्लीट करना है, मुझे टोटल कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है और कौन से सब्जेक्ट से। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2 चैप्टर मेरे इको का ले रहा हूं, 2 चैप्टर मेरे ओसीएम का ले रहा हूं, 2 चैप्टर मेरे इसका ले रहा हूं, मैं एसपी का ले रहा हूं, ठीक है। और मैं 2 चैप्टर आपके बीके का ले रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे में अगर दो अगर मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट ये होगा कि इस महीने मुझे 8 चैप्टर्स क्या कंप्लीट करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस मेरा क्या कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। अब 8 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं तो मुझे मेरा तरीका क्या होना चाहिए, मुझे कौन सी चीज क्या करना चाहिए, मुझे क्या कौन से सम प्रैक्टिस करने रहेंगे, मैं कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, ये चीजें मुझे रहनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, अब जैसे मेरे पास 7 डेज है, जैसे मेरा मंडे है, ट्यूसडे है, वेनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये मेरे पूरे वीकडेज है। अब इस वीकडेज में मुझे मेरा टाइम का स्लॉट बनाना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पर डे अगर मैं टारगेट देता है कि मैं 2 सब्जेक्ट लूं, 3 सब्जेक्ट लूं, वो मुझे डिसाइड कर लेना है। अब 2 सब्जेक्ट ले रहा हूं तो उसमें से मुझे एक सब्जेक्ट तो बहुत कॉमन रखना पड़ेगा, वो मतलब बीके जो रहेगा वो मुझे कॉमन रखना पड़ेगा। और बीके क्यों बोल रहा हूं, बीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और बीके में अगर मैं बात करूं सिर्फ अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो नहीं चलने वाला, यू नीड टू अंडरस्टैंड थियरी एज वेल। थियरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वहां पे थियरी क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आपको इसकी भी नॉलेज क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे बीके में। नहीं तो कहीं ना कहीं बीके में आपका जो बोलते हैं ना कि जो चीज है वो क्या गायब हो जाएगी, ठीक है। जो स्कोर है वो स्कोर करने का चांस है वो कम हो जाएगा। अब बीके ले रहे हो आप, एक सब्जेक्ट बीके ले लिया, एक सब्जेक्ट आप थियरी ले लो, जैसे इको ले लिया, समझ में आ गया। अब इको के अगर आप चैप्टर्स कंप्लीट करोगे तो 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट क्या हो जाता है, सारी चीजें कवर करके, समझ में आ गया। तो ये चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही आपको सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। हाँ, अब यहाँ पे कोई मैथ्स वाला रहेगा तो बड़ा ऑब्वियसली बात है उसको 3 सब्जेक्ट्स लेके बैठने रहेंगे, क्योंकि मैथ्स की भी आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट अब अलॉट करो, 1 घंटा 1.5 घंटा, आप जैसे सुटेबल रहेगा उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको अलाउ क्या कर सकते हो। फिर अलोकेट टाइम फॉर ई सब्जेक्ट, मैंने ऑलरेडी बताया। आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। अब आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, कि बेसिकली मुझे थियरी में प्रॉब्लम आ रहा है, कि मुझे समझ में थियरी में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर अगर मुझे सम सॉल्विंग में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मुझे कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज मुझे क्या कर लेनी है, मुझे चीज आपकी एनालाइज क्या कर लेनी है, समझ में आ गया। और जब मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी तो मैं उस हिसाब से अब इनको टाइम देना क्या शुरू कर दूंगा। भाई जैसे कोई मेरा वीक सब्जेक्ट है तो मुझे उसे डर के नहीं भागना है। लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो उसको मुंह मोड़ना चालू कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। ये चीज नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको सबसे पहली चीज जो समझ आनी चाहिए वो ये है कि अगर सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो आपको उस पर और ज्यादा मेहनत क्या करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको जो फल है वो मिलने वाला नहीं है और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन रह जाएगी। भले ही आप बाकी 3 सब्जेक्ट में, बाकी जो 5 सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छा काम कर लोगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट की वजह से आपका परसेंटेज कहीं गिर जाएगा। और मैं आपको बता दूं 10th की तरह यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 नहीं होता है, समझ में आ गया। हाँ, हो सकता है कि आप मेहनत करो इन बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसमें थोड़ा कम आए, लेकिन आएंगे ना मार्क्स। ये तो नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत ही नहीं की, तो आपको मेहनत करना है, समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो ये मैंने बता दिया। फिर आपको अपने रिवीजन का प्लानिंग कर लेना, प्रैक्टिस का प्लानिंग कर लेना है कि मुझे रिवीजन का बनना, प्रैक्टिस करना है। जैसे बीके का है तो बीके का अगर 2 दिन जैसे नया चैप्टर ले रहे हो तो तीसरे दिन आप याद रख लो कि जो प्रीवियस चैप्टर था उसका मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। वैसे जैसे 2 दिन किया तो न्यू चैप्टर किया, फिर एक दिन ऐसा रखो जहां पे आप प्रीवियस चैप्टर कर लो, फिर 2 दिन आप न्यू चैप्टर किया, फिर एक दिन ऐसा रखो जो प्रीवियस चैप्टर किया आपने। तो ये ऐसे 4 दिन में आपकी सारी चीजें, मतलब प्रीवियस भी आप चैप्टर भी आप रिवाइज करते जा रहे हो और न्यू चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस आपकी हो रही है। तो इस तरह का स्लॉट आपको क्या रखना है, क्लियर हो गया। फिर आता है मंथली प्लानिंग। अगर मैं मंथली प्लानिंग में, अब वीकली प्लानिंग आता है। वीकली प्लानिंग में मतलब क्या होता है,
कि पूरे हफ्ते का आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी शेड्यूल बना लेना चाहिए। आपको प्रैक्टिस सेशन मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया, और प्लस फिर उसके बाद रिव्यू प्रीवियस लेसन्स भी मैंने ये चीज ऑलरेडी बताई कि 2 दिन आप क्या कर सकते हो, आप नए चैप्टर पढ़ो, 1 दिन आप रखो जहां पे आप प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करोगे। ऐसे आपको क्या करना है, ये बीके के लिए बताया। अब मैं बताता हूं किसके लिए, मैं बताता हूं थियरी सब्जेक्ट। अब थियरी सब्जेक्ट के लिए करना कैसे होता है, जैसे आपने एक दिन इकोनॉमिक्स लेके बैठा है, एक दिन आप एसपी लेके बैठे हो और एक दिन आप ओसीएम लेके बैठे हो, मतलब अगर मैं 6 दिन की भी कैलकुलेट करता हूं तो 6 दिन में हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन आप क्या दोगे, टाइम क्या देने वाले। क्लियर हो गया, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप बीके के लिए देने वाले हो। अब ये 2-2 दिन जो आप टाइम दे रहे हो, अब इसमें आपको एक चीज करनी रहेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर्स का या फिर 1 आवर्स का आपने क्या किया, टाइम अलोकेट किया कि मुझे 1 आवर में क्या सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है। इसमें चीज ये करनी है कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, अब उसको 2 टाइम में, जैसे मैं 1 आवर लेता हूं, ठीक है। अब 1 आवर को आपको 2 स्लॉट में, एक 15 मिनट्स में और एक 45 मिनट्स में। सर अब व्हाट डू मीन बाय 50 मिनट्स और 45 मिनट्स, और 50 मिनट्स में आपको करना क्या रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले चीज 50 मिनट्स में आपका जो प्रीवियस चैप्टर था उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर या फिर प्रीवियस जो शेड्यूल था उसमें क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेना है, और फिर 45 मिनट्स में आज के आपको क्या करना है, नया चीज पढ़ना है। समझ में आ गया। तो इससे चीज क्या हो जाएगी, इससे चीज आपकी जो पहले की चीज पढ़ी थी वो भी रिवाइज हो जाएगी और नया चैप्टर भी आपको रिवाइज हो जाएगा। ये आपको मैंने एक सब्जेक्ट वाइज बताया। अब ये भी आप कर सकते हो, जैसे एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, दूसरे दिन एसपी है, तो उसमें भी आप 10 मिनट ऐसा रख सकते हो कि डिवाइड कर दो 10 मिनट और 50 मिनट में डिवाइड कर दो कि 10 मिनट आपने जो पिछला कल पढ़ा था थियोरी उसको रिवाइज करो और फिर आज का नया सब्जेक्ट का पढ़ो। ऐसे भी चीजें कर सकते हो। ऐसे फायदा ये होगा कि नई नई चीज आप पढ़ते जाओगे और प्रीवियस चीजें भी आपको क्या याद क्या रहेंगी। डन हो गया, इतनी चीजें होगी। तो यहाँ पे मैंने अगर बात करूं तो मैंने सारी चीजें बता दी। अब साथ ही साथ अब मैं बता रहा हूं, देखो पढ़ना लर्न करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर को कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। पता चला आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन जब एट द मोमेंट आप जब एग्जाम लिखने जा रहे हो आपको पता ही नहीं आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। समझा। तो आपको मॉक टेस्ट मतलब आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजी और प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है कि स्ट्रेस बहुत आता है भाई, एग्जाम आ रहा है, ये आ रहा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। बहुत रिलैक्स होना, बहुत चिल रहना, कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा देखा जाएगा, लेकिन अपना 100% देना है। ये नहीं होना चाहिए आप अपना 70%, 50%, 60% भी नहीं दे रहे हो और स्ट्रेस है बेटा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अभी जैसे यूनिट टेस्ट आता है तो यूनिट टेस्ट से 10 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 10 दिन आपको बस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप डिवाइड कर लो इस 2 दिन को, ठीक है। 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज, ठीक है। और 2 दिन आपके जो आईटी और इंग्लिश है उसके लिए कर लो आप। अब इसमें आप क्या करो, आपका 2 दिन आप लर्निंग का कर लो, जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करो। हाँ, लेकिन इसमें आपको बीके भी साथ में साइड बाय साइड क्या करना चाहिए, क्योंकि बीके 2 दिन में आप करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आ गया। तो आपको 2 दिन सारी चीजें क्या आप फॉलो क्या करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। आपको सब्जेक्ट करना है, एक थियरी तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ थियरी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो अकाउंट्स वाली चीजें वो भी आपको साथ में क्या प्रैक्टिस क्या करनी रहेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने सारी चीजें बता दी, और मैं एक चीज बता दूं कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इक्वली ध्यान में देना है। साथ ही साथ आपको जब भी जरूरत पड़े, आपकी जो टीचर्स होते हैं, आपके जो मेंटर्स होते हैं, उनकी हेल्प लो। हेजिटेट मत करो कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है। नहीं, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, पूछ लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आज पूछोगे, अच्छा एग्जाम में पूछने का नौबत नहीं आना चाहिए। फिर आता है स्टे अपडेटेड। आपको अपडेटेड रहना सारी चीजों से, क्या नॉर्म्स है, क्या पॉलिसीज आ रही है, क्या चीजें आ रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये चीज के बारे में आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें आगे करनी है, क्या मुझे आंसर राइटिंग में सुधार करना है, ये चीजों के बारे में आपको अपडेट क्या रहना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई होप सबको इतनी चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिवीर 11-12 अकेडमी पे दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।